हेलो मेरे प्यारे बच्चे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आइए आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले हम जाने कि इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या बिंदु हैं जिनके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसके बाद आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्या है संयोजन अभिक्रिया, क्या है वियोजन अभिक्रिया, क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद संक्षारण के बारे में आपको जानना है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम आपके बोर्ड पे आएंगे और जो स्लाइड हमने बनाया है तो उसके मदद से हम पढ़ेंगे, ताकि आप जो भी आपके पास कंफ्यूजन हो वो कंफ्यूजन जो है आप इस बोर्ड के माध्यम से देखकर पीडीएफ को और दूर कर पाए। तो आइए अब हम सब रेडी हो गए और आप सभी लोग पूरी एकाग्रता और पूरे ऊर्जावान होकर इस क्लास को करें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर मिले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका थंबनेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बगल में आपके राकेश सर हैं। तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं तो उसमें फर्स्ट जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आपने जाना हो कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिकरण। तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्लाइड पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हम आपका समय जया न करते हुए डायरेक्ट आप पॉइंट पे आते हैं और सबसे जो पहला पॉइंट हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और आप जानते हैं कि रसायन क्या है। रसायन का अलग अलग रंग हो सकता है, उसमें अलग अलग प्रकार के तापमान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का जो परिभाषा है आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक अलग अलग रसायन जब मिलकर एक नए रसायन का निर्माण करते हैं तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब दो अथवा दो से अधिक रसायन मिलकर एक नया रसायन बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ पे हमने जो स्लाइड बनाया हुआ है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि यहाँ इसका जो परिभाषा है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब कोई भी दो अलग अलग रसायन को मिलाया जाता है और उससे एक नया रसायन बनता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एज एग्जांपल, जैसे आपने जल का फॉर्मूला देखा होगा H2O। ये जो जल है ये दो अलग अलग रसायन से मिलकर बना है, जिसमें H2 है जो कि ये गैस है, ऑक्सीजन है और ये भी गैस है। जब दोनों H2 प्लस O2 जब दोनों मिलते हैं तो एक नए रसायन का निर्माण करते हैं जिसमें हमको H2O बोलते हैं, जल बोलते हैं। अब यहां पे आप देखें, अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण का, जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ परिभाषा जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब हम उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेत के रूप में लिखते हैं, सिंबल के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उसके लिए आपके जो रसायन होते हैं उनको सिंबल याद करने की आवश्यकता होगी। तो आप यहां पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद सिंबल आर फॉर्मूला। यानी कि जब आप सिंबल के माध्यम से उस रासायनिक अभिक्रिया को दिखाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब आप यहां पे देखेंगे कि हमने जल को यहां पे बनाया है दो अलग अलग रसायन लेकर, जिसमें आपका हाइड्रोजन का जो सिंबल है H2 है, इसके बाद जो ऑक्सीजन का सिंबल है वो O2 है। दोनों जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक नए उत्पाद को बनाते हैं, नए रसायन को बनाते हैं जिसका नाम है H2O, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज आपको समझनी है
कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक है अभिकारक रिएक्टेंट और एक है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। यानी कि हमने जब दो रसायन को मिलाया तो उससे हमारा जो नया चीज बना है वो क्या है, तो हमने दो रसायन को यहाँ H2 और O2 को मिलाया है, और जब H2 और O2 को हमने मिलाकर दो रसायन को मिलाकर बनाया है H2O, तो जो एरो का NH साइड है, लेफ्ट हैंड जो साइड की तरफ जो भी एलिमेंट रहते हैं या जो भी तत्व रहते हैं उनको हम रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक बोलते हैं, और जो RHS साइड है यानी कि राइट हैंड जो साइड है एरो के, उसमें जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो उम्मीद है कि आप अभिकारक क्या है और प्रोडक्ट क्या है यहां तक समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, जब केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं आपको लिखा मिला होगा AQ इस टाइप का, इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में S मिला होगा, L मिला होगा, और शॉर्ट फॉर्म में जो है G मिला होगा। आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो आइए हम आपको बताना चाहें कि अगर आपको कहीं भी AQ शॉर्ट फॉर्म में किसी भी रिएक्शन में मिलता है तो इसका मतलब होता है सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो जो रसायन है वो जल में घुलनशील होता है। इसके बाद अगर आपको कहीं पे भी PPT मिलता है, जो कि एक नया शब्द है, आपने पढ़ा भी होगा तो अलग बात है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे PPT, इसका मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में ऐसे जो रसायन जिनमें PPT लिखा हुआ है जिनके आगे, वो जल में अघुलनशील होते हैं। इसके बाद आपने देखा S, जहां पे भी S लगा हुआ है उसका मतलब सॉलिड, यानी कि वो रसायन है वो ठोस है। इसके बाद जहां पे भी L लिखा हुआ है उसका मतलब है कि रसायन जो है लिक्विड यानी कि द्रव फॉर्म में है। इसके बाद जहां पे भी G है उसका मतलब है कि वो जो रसायन है वो आपके गैस फॉर्म में है। तो यहां तक आप क्लास को क्रमवार करते हुए और समझ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और इसके बाद हमने जाना कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है, और हमने इन शॉर्ट फॉर्म को जाना कि आखिर ये चीजें हैं क्या। तो यहां तक जो आपके कंफ्यूजन हो वो दूर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ। तो अगला जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो समस्याएं होती हैं कि सर आखिर हम रासायनिक सूत्रों को कैसे लिखें, तो देखिए रासायनिक सूत्रों को लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो जरूरत होती है वो होती है एलिमेंट के बारे में जानकारी, कौन सा एलिमेंट कैसा है और उसके जो सिंबल है वो क्या है। सिंबल के साथ साथ उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जैसे यहां पे कुछ मेटल के नाम दिए हुए हैं और उनकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी दी हुई है, और यहाँ पे कुछ नॉन मेटालिक भी हैं और कुछ पॉली एटॉमिक आयन भी हैं, उनके सिंबल यानी कि वैलेंसी के साथ दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे एक सोडियम है जो कि एक मेटल है, इसका जो सिंबल एंड वैलेंसी होता है, सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस है, यानी कि इसमें जो प्लस का चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो त्याग किया है, किसी को दिया है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का चार्ज है। आप जानते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसपे प्लस का चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसपे माइनस का चार्ज आता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। यहां आप देखेंगे सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, पोटेशियम की वैलेंसी जो है जिसको हम K से सिंबलाइज करते हैं 1 है, सिल्वर की वैलेंसी भी 1 है, कॉपर 2 की जो वैलेंसी है ये 2 है, यानी कि इसके बाद मैग्नीशियम का आप देखेंगे तो Mg, इसको हम सिंबलाइज करते हैं Mg, और इसकी जो वैलेंसी है 2 है। इसके बाद कैल्शियम जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जिंक जिसकी वैलेंसी जो है 2 है। इसके बाद और यहाँ पे मेटल दिए हुए हैं और आप इसको देख सकते हैं, और आप इसको अभी तुरंत अपने कॉपी में जो है पेन उठाइए और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, और एक बार अपने आईज को क्लोज करें और इसको एक बार रिमेम्बराइज करें, ताकि ये जो है ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है जब आप रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो आप यहां तक इस वीडियो को पॉज करें और इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप अपने कॉपी और पेन का यूज करके अपने कॉपी में उतार सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इनकी आवश्यकता होगी। अब हम यहां पे आते हैं कि हम कैसे किसी भी रासायनिक फॉर्मूला को लिखे, यानी कि रासायनिक सूत्र को लिखे। तो आप यहां देखिए, आपके सामने एक लिखा हुआ एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि एक साधारण नमक है, हम लोग खाते भी हैं। तो सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मूला है उसको आखिर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको सोडियम जो कि एक इलेमेंट है, इसकी जो वैलेंसीज है और इसकी जो सिंबल है उसको आपको याद करना होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये जो सोडियम है इसका जो सिंबल है वो Na है, इसमें जो चार्ज है वो +1 का है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। तो आप यहां पे देखेंगे कि आखिर हम कैसे लिखे। तो सोडियम यहां पे आप लिखेंगे सोडियम प्लस, इसके बाद आप लिखेंगे यहां पे Cl माइनस, यानी कि ये जो क्लोरीन है एक नॉन मेटालिक है।
तो इसकी जो संयोजकता होती है वो एक होती है, सोडियम की भी संयोजकता एक। जब आप यहां पे देखेंगे कि संयोजकता एक और एक है, यानी कि जब संयोजकता सेम है, तो आप यहां पे करेंगे क्या कि इसको कट करेंगे और इसको कट करेंगे, और इसको कट करने के बाद आपके पास जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आया NaCl, जो कि एक साधारण नमक है, सिंपल साल्ट है, जिसका हम लोग यूज दिन प्रतिदिन करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे एक फॉर्मूला और आपको लिखना है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम का सिंबल जानिए कि एल्युमिनियम है क्या और उसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी क्या है। तो मैं यहां पे आपको लिखूंगा एल्युमिनियम, और इसकी जो संयोजकता होती है 3 है। इसके बाद यहां पे हम क्लोराइड लिखेंगे, इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 1 होती है। वैलेंसी कितनी होती है, तो 1 होती है। अब यहां पे आप देखेंगे कि जब हमने सोडियम क्लोराइड को लिखा था तो यहां पे भी वैलेंसी 1, यहां पे भी वैलेंसी 1। जब वैलेंसी 1 है तो उसको कट कर देंगे, यानी कि जब वैलेंसी सेम हो, जैसे अगर इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, तो इसको हम कट कर देंगे। लेकिन जब वैलेंसी जो है सेम ना हो, संयोजकता जब बराबर ना हो, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन पे आ गई, और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो एल्युमिनियम पे आ गई। अब आप यहां पे लिख सकते हैं Al, क्योंकि क्लोरीन का जो वैलेंसी है 1 है, एक आप क्या लिखेंगे, Al का मतलब 1 ही होता है। इसके बाद आप क्लोरीन देखेंगे और एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वो क्लोरीन पे आ जाएगा, यानी कि 3। तो ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। और 2 जो है हम आपको होमवर्क में देना चाहेंगे, फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट। आप इसका फॉर्मूला लिखे, और हमने अभी जो बताया आपको, ये जो रासायनिक सूत्र लिखने के जो कुछ मेजर फैक्ट है उसको आप याद कर लेंगे, और इसके बेस पे आप रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो 2 जो है फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट, ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना पाएंगे और इधर उधर की बातें ना सोचें। आप अभी 10th क्लास में है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके दिल में आती होंगी, लेकिन आपको अपने पद से भ्रष्ट नहीं होना है। आप सिर्फ अभी पढ़ाई कीजिए, आप 10th बोर्ड पास आउट कर जाए, फिर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले रहेंगे। ये मास्टर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, जिसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, अब हम अभिक्रिया को संतुलित करना जानेंगे कि सर अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। यहां पे आप देखेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप रासायनिक अभिक्रिया को पढ़े तो उसमें 2 चीजें होती हैं, अभिकारक और एक होती है उत्पाद। तो अभिकारक में और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या वो बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे A2, अगर यहां पे A की संख्या 2 है, A की जो परमाणुओं की संख्या 2 है और B की परमाणुओं की संख्या 2 है, तो जब ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे AB, तो यहां पे A और B दोनों की जो परमाणुओं की संख्या है वो 2 होना चाहिए। तो यहां पे ऑलरेडी यहां आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है 2। आप जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A का जो परमाणु है वो भी 2 हो जाएगा और B का जो परमाणु है वो भी 2 हो जाएगा। यानी कि उत्पाद में भी AB के परमाणु बराबर और अभिकारक में भी A और B के जितने परमाणु थे वो बराबर, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, तो यहां पे चूंकि स्लाइड जो है वो बन नहीं पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अब हम यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि संतुलित क्यों, आखिर किसी भी रिएक्शन को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो आप यहां देखिए कि जब आप अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है वो दोनों बराबर होने चाहिए। आखिर क्यों बराबर होने चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है। आपने एक रूल को पढ़ा हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम कहता है कि आप ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए हमको अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। और वही चीज आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है कि संतुलित क्यों, वाई बैलेंस। अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होने चाहिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आखिर क्यों, इसकी जरूरत क्यों है। तो आप यहां पे देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो समाप्त किया जा सकता है। तो आपने जितना द्रव्यमान अभिकारक में लिया है उतना ही द्रव्यमान आपको उत्पाद में होना चाहिए, और ये दोनों तभी हो सकता है जब आप अभिकारक और उत्पाद को बराबर कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे
और आपको हम बताएंगे कि आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके रूल क्या है। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो बैलेंस करने का सबसे जो आसान ट्रिक है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि आपकी जो मेटल है वो बैलेंस है कि नहीं। जैसे आप मेटल पोटेशियम अगर यूज किया गया है अभिक्रिया में, तो पोटेशियम अभिकारक में कितना है और पोटेशियम उत्पाद में कितना है, यानी कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आप यूज करेंगे नॉन मेटल, यानी कि उत्पाद में क्लोरीन कितना है और अभिकारक में क्लोरीन कितना है, दोनों बराबर होने चाहिए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा होगा ऑक्सीजन को बराबर करना, अभिकारक और उत्पाद दोनों में। चौथा ऑप्शन होगा हमारा हाइड्रोजन का बराबर करना, उत्पाद और अभिकारक दोनों में। तो आइए आखिर कैसे ये रूल आपने समझा कि कैसे कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हुए आएंगे और आपके पास कुछ रासायनिक अभिक्रिया दिए हुए हैं और आप यहां देखिए कि आखिर आप इसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और H2O बनाता है। तो सबसे पहले हमने आपको जो रूल बताया कि सबसे पहले आप किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। तो आइए हम इसको बैलेंस करें और आप भी सीखें कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है। आप यहां देखेंगे ये जो चीजें हैं ये दोनों, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि यहां पे जो है ये अभिकारक है और ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है। तो दोनों तरफ जो है वो बराबर होने चाहिए। जैसे आप यहां पे देखेंगे कि एल्युमिनियम की जो संख्या है वो 2 है, लेकिन आप यहां पे देखेंगे एल्युमिनियम की संख्या जो है वो कितनी है, 1 है। अभिकारक में एल्युमिनियम 2 जबकि उत्पाद में एल्युमिनियम 1। तो इसको जब आप बराबर करेंगे तो यहां आप 2 से गुना कीजिए। अब आप देखेंगे कि अभिकारक में एल्युमिनियम 2 है और उत्पाद में भी एल्युमिनियम 2 है, यानी कि मेटल जो है वो आपका बराबर हो गया। सेकेंड ऑप्शन हमने आपको बताया कि जब मेटल को आप बैलेंस कर लेंगे तो नॉन मेटल के ऊपर आएंगे। अब यहां पे आप देखेंगे कि नॉन मेटल जो है यहां पे क्या है, एक क्लोरीन है। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां क्लोरीन जो है 1 है और यहां क्लोरीन जो है 3 into 2 यानी कि 6 क्लोरीन के जो परमाणु है वो 6 हो गए। उत्पाद में जो है क्लोरीन 6 है जबकि अभिकारक में क्लोरीन 1 है। तो आप इसको बराबर करने के लिए यहां 6 से गुना करेंगे और यहां पे भी 6 हो गया और यहां पे भी 6, यानी कि एल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों जो है अभिकारक और उत्पाद में बराबर है। इसके बाद हम यहां पे देखेंगे कि ऑक्सीजन यहां पे 3 है और यहां पे ऑक्सीजन जो है कितना है, 1 है। अभिकारक में ऑक्सीजन 3 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन जो है कितना है, 1 है। आप यहां पे इसको 3 बनाने के लिए यहां से गुना करेंगे 3 से, तो ऑक्सीजन 3 और यहां भी ऑक्सीजन 3। अब यानी कि हाइड्रोजन यहां पे 6 है अभिकारक में और उत्पाद में भी हाइड्रोजन 3 गुना 2 यानी कि कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से ये जो केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और 2 हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं और ये आपको हम होमवर्क देंगे, आप इसको होमवर्क में बनाइए और कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस होमवर्क को फिर से आपको चेकअप करवाएंगे कि आपकी क्या सही है और क्या गलत है। तो ये 2 जो है आप होमवर्क में बना और आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो, ये क्लास पूरी एनर्जी के साथ कीजिए क्योंकि एकाग्रता ही सफलता की राह होती है। तो आप इधर उधर की बातें ना सोचते हुए अपने क्लास को पूरी मेहनत से और एकाग्रता से करें। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया को में उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके कुछ प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो संयोग या संयोजन अभिक्रिया, जिसको आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए संयोजन या संयोग का मतलब होता है जोड़, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयोग या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहां पे देखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसको हम संयोग अभिक्रिया या कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine with each other to form a single product are called combination reaction। आप यहां पे देखिए एग्जांपल के बेस पे हम बताए हैं कि ए और बी जब 2 अलग अलग रसायन मिलकर
एकल उत्पाद का ए और बी का निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसके बेस पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन, जब ये दोनों मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, ये एकल उत्पाद है, इसीलिए हम इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो CO2 बनाते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जब मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया है और कुछ संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, और ये जो है संतुलित है, इसको संतुलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये संतुलित अभिक्रिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। अब आप यहां पे देखेंगे कि जो अगला अभिक्रिया का प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो आपने देखा कि संयोजन अभिक्रिया जो होता है उसमें दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद बनाते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया की बात ऐसी है कि इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलते हैं वियोजन अभिक्रिया में, जिसको हम डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहां पे देखिए, यहां पे एक ही रसायन है और ये जो है अलग अलग टूट जाते हैं दो उत्पाद में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। आप यहां पे देखेंगे कि ये सॉलिड फॉर्म में है और ये जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक ही अभिकारक है, और जब ये टूटा तो दो उत्पाद में जो है ये बदल गया। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के कौन प्रकार हैं। तो जो पहला प्रकार है इसमें है ऊष्मीय वियोजन, इसके बाद है वैद्युत वियोजन, इसके बाद है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद वैद्युत वियोजन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसके बाद प्रकाशीय वियोजन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर ऊष्मीय वियोजन क्या है। ऊष्मा का मतलब आप जानते होंगे, ऊष्मा का मतलब होता है हीट यानी कि गर्मी। जब कोई भी ऐसा अभिकारक जिसको हीट देकर ऊष्मा देकर जब उसको तोड़ा जाए तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एज एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने एग्जांपल के बेस पे फेरस सल्फेट को लिया है और जब हम इसको हीट ऊष्मा देते हैं तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, जिसमें Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो फेरस जो सल्फेट है जब हम इसको ऊष्मा दिए तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद में जो है टूट गया। तो कोई भी ऐसा रसायन जिसको आप ऊष्मा देकर जब तोड़ते हैं तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन का मतलब आप समझते हैं कि जब कोई भी अभिकारक को, कोई भी रसायन को विद्युत देकर, इलेक्ट्रिक देकर जब उसको तोड़ा जाए तो हम उसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है H2O, एक जल है और यहां पे L है। L का मतलब मैंने आपको पीछे बताया कि जहां कहीं भी आपको शॉर्ट फॉर्म में L लिखा है इसका मतलब है कि ये लिक्विड है, जहां कहीं भी G लिखा है इसका मतलब ये गैस है, और जहां कहीं भी S लिखा है इसका मतलब ये रसायन जो है सॉलिड है। तो जब हमने जल पे वैद्युत प्रवाहित किया तो जल जो है टूटा H2+O2 में। इसके बाद आप आगे देखेंगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन जो है कि जब कोई भी ऐसा रसायन जिसको आप प्रकाश की उपस्थिति में तोड़े तो उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य की प्रकाश, सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में हम जब तोड़े तो सिल्वर और क्लोरीन हमको मिला। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे S लिखा हुआ है, यानी कि सिल्वर जो है एक सॉलिड है और क्लोरीन जो है ये गैस है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि एक बार हम फिर से आपको रिमेमोराइज करवाएंगे कि संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जो है कि जब एक ही अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, जिसके बारे में आपने पढ़ा और आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं।
अब हम अगले पेज पे बढ़ेंगे और अगला पेज जो है, चूंकि स्लाइड ना बन पाने की वजह से कुछ समस्याएं थी, इसीलिए स्लाइड नहीं बन पाया, तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। और आपका क्लास जो है आज तक यही द एंड किया जाता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़े और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जाते जाते हम कुछ लाइनें आपके लिए कहना चाहेंगे और आप बहुत दिल की गहराई से आप उसको महसूस कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहना यह है कि फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो एक बार बिखर जाएगी, फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो एक बार बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं है जो फिर से संवर जाएगी, थाम लो हाथ उसका जो प्यार करे तुमसे, ये जिंदगी ठहरेगी नहीं मित्र गुजर जाएगी। तो आप ऐसे ही एनर्जेटिक होकर अपने क्लास को करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।